हेलो दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, बच्चा क्या होनी चाहिए और क्या होगी 2024 के सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए। और इस वीडियो में लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से आप सीयूटी पीजी लॉ को क्रैक कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे और लास्ट में मैं बताने वाला हूं कुछ गुरु मंत्र, कुछ जादुई ट्रिक्सें जिससे आप बहुत जबरदस्त तरीके से स्कोर कर सकते हो। यह बात तो मान के चलिए कि मेहनत तो करनी है, आप मेहनत से नहीं बच सकते, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में की जाए, राइट वे में की जाए तो उसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त होता है। और मैं मान के चल रहा हूं अभी से आप सब ने आज से प्रिपरेशन शुरू करी तो भी सिलेक्शन आपकी सीट पक्की है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। नंबर 1, इस शॉर्ट वीडियो में सबसे पहले बच्चा बात करते हैं सीयूटी पीजी की स्ट्रेटेजी बात करने जा रहे हैं। एक टॉपर्स अपना बच्चा किस तरह से इसको अप्लाई करेगा, किस तरह से बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करेगा। सबसे पहले जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता दें, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो बच्चा कंडक्ट कराती है एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी। बच्चा सीबीटी का पेपर होता है, मतलब पेपर जो आपका सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी 250 प्लस यूनिवर्सिटी के लिए, जो पेपर है 250 प्लस यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट हो रहा है और आपकी कंप्लीट जो मेरिट जो सिलेक्शन होता है मेरिट के बेस पर होता है, जिसमें अलग अलग आपका रिजर्वेशन भी काउंट किया जाता है। बात करते हैं हमारा जो टारगेट है सीयूटी के एलएलबी का। तो सबसे पहली बात बताएं, आपके सीयूटी के पीजी के एग्जाम की डेट आई है। पहला पॉइंट नोट करने वाला है, सीयूटी पीजी लॉ की डेट नहीं दी है, पीजी के स्टार्टिंग और एंड डेट दी है। 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक पेपर कंडक्ट होंगे। पेपर पीजी का लॉ का कब होगा? 11 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च, अभी भी कुछ भी डिफाइन नहीं है। जहां तक है कि आप मान के चलिए अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करना है, 11 से 15 मार्च के बीच में आपका पेपर सीयूटी पीजी लॉ का पेपर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हो गई पेपर की बात। अब बात करते हैं सर एक दूसरी और बात करते हैं इन शॉर्ट में। अभी तक मेरे ख्याल से जो इस समय धुरंधर हैं, जो योद्धा हैं, वो तैयार हो चुके होंगे, उन्हें एग्जाम का पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा। फिर भी एक बार जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको बता दें कि 120 मिनट्स का पेपर, मतलब जो युद्ध लड़ा जाना है वो 120 मिनट मतलब 2 घंटे में लड़ा जाना है। दूसरा, 2 शिफ्टों में पेपर। वैसे जनरल पिछली बार देखा गया था एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया था, वैसे जनरल 10 से 12 और 3 से 5 2 शिफ्टों में बच्चा पेपर होता है। दूसरा, इसमें ऐसा कुछ और बात नहीं है। तीसरी बात करते हैं सर हम एग्जाम की, मीडियम ऑफ द एग्जाम। पेपर का एग्जाम मीडियम 2 लैंग्वेज है, हिंदी में भी पेपर होगा बच्चा, इंग्लिश में भी। कहां से सेलेक्ट होगा? जो आप लैंग्वेज, जो आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप इंग्लिश में फिल करेंगे तो पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है लैंग्वेज चेंज करने का। ठीक है बच्चा, तो ये पेपर का मीडियम है, आपका 2 लैंग्वेज में पेपर होता है। हर क्वेश्चन बच्चा 4 मार्क्स का है, पहला ध्यान रखिए। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो डिडक्ट होते हैं बच्चा आपके 1/4। दूसरा पॉइंट, अगर आप आंसर नहीं देते तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर नहीं करने के लिए आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। तो 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 क्वेश्चन के साथ आपके 400 मार्क्स बन गए। तो जो आप इसका जब आप पूरा ब्राउचर खोलेंगे उसमें कोड है COQP11 के नाम से बच्चा। ठीक है, COUQP11 के नाम से। बात करते हैं सर इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। लैंग्वेज पूछी जा रही है, या आप ये भी देख सकते हैं सर इसमें बैचलर डिग्री 50% मांगा गया है UR OBC EWS के लिए, और SC ST PW के लिए 45% का ये रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं सर इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। जो मेन पॉइंट है याद रखिए, 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करता है। क्या क्या बच्चा पोर्शन आएंगे? लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज में मतलब आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ बच्चों को इसमें नहीं प्रॉब्लम है, तो आप लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से जिस पे भी सर कौन सी मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए, जिस पर आपकी डिमांड है, जिस पर आपकी कमांड है, जो आपके अंडर में आ रही है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल सा एक मॉक उठाइए और मॉक दीजिए। अगर आप मॉक उठाते हैं, मॉक देते हैं, कुछ बच्चे जो लास्ट टाइम पे देख रहे हैं, अगर आप मॉक देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
और आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश सर मैंने बहुत पहले नहीं पढ़ी थी या इंग्लिश पे कमांड नहीं है, तो हिंदी में दे सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश भी हो, समझ गए ना, ये सब्जेक्ट है, मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्वांट आएगी, जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तो मैं पूरे से डिस्कस करूंगा टॉपर्स किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले होंगे, टॉपर्स की प्रिपरेशन करने होने। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो वेरी करता है। क्वांट के क्वेश्चन मैथ्स 20 से 25, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, आपका स्टैटिक, कंप्यूटर और करंट, कुछ वेरी करता है, कुछ फिक्स नहीं है बच्चा। एक बात मैं बता दूं, कहीं भी एनटीए ने डिफाइन नहीं कर रखा अपने एग्जाम के ब्राउचर या पैटर्न में कि हम इतने क्वेश्चन इतने देंगे, जैसे क्लैट या अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम में होता है। क्लैट में 10 से 12 क्वेश्चन अगर क्वांट के आते हैं तो वो आते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, आप लोग लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ भी हो सकता है आपकी जीएस स्ट्रांग ना हो सकता है कि जीएस आए ही ना, कुछ भी, इसको कहते हैं लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग या क्वांट स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है क्वांट के क्वेश्चन आपके सेट में कम आए, कुछ भी हो सकता है। प्लस हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। दूसरा, मेहनत करने में कोई कमी मत कीजिए। मेहनत करते वक्त ये ना सोचिए कि यार क्वांट तो आए ना, मैं पढ़ू ही नहीं, उस समय पूरी जान लगा दीजिए। मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा किस तरह से आगे आपको मेहनत करनी है। सबसे पहले मैं क्वांट सेक्शन की स्ट्रेटेजी को बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1, सबसे पहले जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, क्वांट सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से समझ लो। अगले 15 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा क्वांट में कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वांट में सिलेबस क्या है, आपको दिख रहा होगा बच्चा। सबसे पहले आप जैसे सिलेबस खोलते हैं उसमें आता है क्लॉक और कैलेंडर। याद रखिए, क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है, ये क्वांट का टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्जाम में वो देता ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये टॉपिक रीजनिंग का है, क्वांट का नहीं है, ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, तो ये टॉपिक गया क्वांट के अंदर। अब आपका टॉपिक आता है एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, सेट यूनियन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सर एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम। अब ध्यान से समझो पूरे क्वांट को कैसे कमांड करनी है, मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए समझिए। नंबर 1, सबसे पहला, अब मैं क्वांट का डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 15 दिसंबर है आज, मान के चलिए मिड ऑफ 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक महीना आपका ये बचता है, और 15 जनवरी से 15 फरवरी एक महीना ये बचता है, और अप्रॉक्स 12 दिन। 11 मार्च से पेपर है, तो मार्च के 11 दिन को काउंट ना करो, वो एक्स्ट्रा। जब आप पूरा प्लानिंग बनाएंगे तो प्लानिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। आप कितनी प्लानिंग बनाने, प्लानिंग एक्यूरेट नहीं होती, उसके लिए कुछ दिन एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो मार्च के 11 दिन है वो एक्स्ट्रा रखेंगे। कुल मिलाकर आपके पास 72 दिन बचे हैं। पॉइंट नंबर 1, तो जहां पढ़ते हैं वह लिख लीजिए, 72 डेज आर लेफ्ट। पॉइंट नंबर 2, सर अब मुझे कैसे करना है। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट जो बहुत ही अपनी सिलेक्शन को लेकर, अपने DU LLB को लेकर बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं पहले से अवेयर थे और उनमें अवेयरनेस थी, और वो पहला स्टूडेंट जो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है। अगर आप अपने सिलेबस को इस समय 15 दिसंबर के टाइम पर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट अभी भी नहीं किया है। 15 दिसंबर, लगभग 74 दिन, 72 या 74 डेज बचे हैं और अभी भी आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो थोड़ा सा बच्चा ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, अब दोनों को लेके चलेंगे। हम चाहे आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे सिलेबस नहीं कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए सबसे बेस्ट है, मैं आगे बताऊंगा, केवल और केवल रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाना। अपने वीक सब्जेक्ट को देखिए। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब सारे सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं क्वांट की बात करूं तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन करो और मॉक दो, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहला बनता है कि अपना सिलेबस किसी भी टाइम तक 10 जनवरी तक कंप्लीट करिए। 10 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा लेट जाएंगे तो बच्चा आप अपना लॉस कर रहे होंगे। जिस समय आपको रिवाइज करना चाहिए, जिस समय नई नई चीजें पढ़नी चाहिए, आप उस समय भी अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। केवल पढ़ने से सिलेबस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते हैं।
पढ़ने के बाद हमें उसके बाद भी बहुत सारी चीजें उस पर माइंड लगाना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला टारगेट, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ तो 10 जनवरी तक नो इफ नो बट क्वांट का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट, कुछ बच्चे ऐसे हैं सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सर जो आपने डीपीपी दी है डेली प्रैक्टिस बुक, या आपकी डीपीपी मैं नहीं पढ़ा हूं, मैंने जो अड्डा की बुक है वो नहीं लगाई ना, मैंने डीपीपी लगाई। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन किस लेवल का आएगा कोई नहीं जानता, क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, किस चैप्टर से कोई नहीं जानता। तो ये अगर आप डीपीपी लगा चुके हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर आप डीपीपी, लेकिन अगर आपने डीपीपी नहीं लगाई है तो सबसे पहले अपने क्लास के नोट्स को रिवाइज करिए। ये गाइडेंस कब है? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 10 जनवरी तक किसी भी हाल में सिलेबस कंप्लीट करना है, और 10 जनवरी तक खाली सिलेबस नया नहीं पढ़ना है, पुराने चैप्टर को रिवीजन भी करना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, दूसरा पॉइंट पहले इस पे डिस्कस कर ले। हर चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन में ध्यान रखना हर चैप्टर की वैल्यू है, किसी भी चैप्टर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपने किसी भी चैप्टर को नेगलेक्ट किया तो उसके बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होने वाले हैं। बच्चा कोई भी टॉपिक नेगेटिव नहीं नेगलेक्ट कर सकते प्लीज। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि ज्योमेट्री चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन मान लो सर ज्योमेट्री, आपको यह भी तो हो सकता है यार कि ज्योमेट्री से बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत आसान है और इससे इतने टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? पहला पॉइंट। बात करते हैं हर क्लास के नोट्स के बाद, ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, जो बच्चा सिस्टमैटिक पढ़ चुका है हर क्लास के बाद आप डीपीपी करिए। अगर आप करते हैं तो प्लस ही होगा, कुछ निगेटिव नहीं होगा। कभी भी डीपीपी करने से कोई निगेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम क्लास नोट तो पढ़िए। दूसरा, अगर आप डीपीपी भी कर चुके हैं, आप कहते हैं सर मैं डीपीपी भी कर चुका हूं, तो अड्डा की बुक से करिए और भी अच्छा है, दैट इज द बेस्ट। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये डिपेंड करता है। सर इसका क्या मतलब है मिनिमम? सर डिपेंड करता है कि अगर आप 100% लाने चाहते हैं तो डीपीपी भी करिए और कम से कम क्लास नोट। सर मैं चाहता तो 100% लूं, लेकिन मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, टाइम नहीं हुआ, मैंने लेट शुरू करी, कम से कम क्लास के नोट्स पढ़िए। कभी कभी पेपर बहुत इजी आता है, खाली क्लास के नोट से आप अपना पूरा सेट कर सकते हैं। बात करते हैं अगला, दो वैरायटी के क्वेश्चन जनरली देखे गए हैं। पहली वैरायटी केवल फॉर्मूला बेस होती है। सर मुझे फॉर्मूले के कंसेप्ट या पूरे चैप्टर के कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन वो चैप्टर फॉर्मूला बेस है। फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन, आपके सिलेबस में अगर आप सिलेबस देखेंगे एरिया और वॉल्यूम के नाम से है, दैट इज 2D एंड 3D। ये प्योर फॉर्मूला है भाई, मेंसुरेशन प्योर फॉर्मूला है, इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। ज्योमेट्री में भी ऐसा नहीं है कि प्योर फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले, ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं, सर्किल के फॉर्मूले हैं, सर्किल में आपकी जो टेंजेंट होती है उसके फॉर्मूले हैं, आपके सिमिलैरिटी के फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले, जो चैप्टर फॉर्मूला बेस है, आप फॉर्मूले पे भी कमांड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, आप खुद ही बताइए। तो फॉर्मूले आने चाहिए कम से कम, जब आप पेपर देख के निकलें तो आपको सेलेक्ट करना है। पूरा चैप्टर देख के घबराना नहीं है, यार ज्योमेट्री तो मेरी बहुत वीक है, यार मेंसुरेशन, अरे अगर उसमें से वॉल्यूम पूछ रहा है वो कोन का, और आपको कोन का वॉल्यूम नहीं मालूम, तो बच्चा फिर वो आपकी मिस्टेक है। इट डजंट मैटर आपको पूरा चैप्टर नहीं आता, लेकिन कुछ पढ़िए, कुछ तो पढ़िए, ऐसे मत करिए। दूसरा पॉइंट, जो कंसेप्ट वाले चैप्टर है, वर्क एंड टाइम, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मैं सारे चैप्टर की बात बता रहा हूं। पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड टाइम, एज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्योर कंसेप्ट है जो नॉर्मल है, जैसे वर्क एंड टाइम, W बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। लेकिन मेन तो कोर तो उसका कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को समझिए, आप उसके साथ प्रैक्टिस करिए, क्लास के नोट्स पढ़िए। कम से कम क्लास के नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा? कम से कम क्लास के नोट्स, उसके बाद डीपीपी, कम से डीपीपी। अगर आप अड्डा की बुक या कोई भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं चलेगा, लेकिन डीपीपी और क्लास के नोट्स बहुत जरूरी हैं, और कम से कम क्लास के नोट्स बहुत जरूरी है। यस और नॉट? दूसरा पॉइंट, बात करते हैं आगे चल मॉक टेस्ट। अगर मैं किसी भी कंपटीशन की जान बोलूं, अगर किसी कंपटीशन की जान बोली जाएगी तो बच्चा मॉक टेस्ट है। ध्यान रखिए, मॉक किसी भी कंपटीशन की जान है।
तो बच्चा आपको मॉक कहां लेने हैं, कैसे मिलेंगे, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। लेकिन मॉक क्यों जाने सर, ऐसा क्या होता है? देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आज आपको वर्क एंड टाइम पढ़ा रहा हूं और बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। क्या जीरो लेवल के क्वेश्चन पीजी लॉ में पूछे जाने के चांस है? बिल्कुल नहीं। मॉक क्या होता है, जब मैं मॉक बनाता हूं तो मैं सीधा समरी बनाता हूं। हाँ यार ये क्वेश्चन बढ़िया है, मुझे केवल 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो मॉक एक्चुअल में पूरे चैप्टर की समरी होता है, कि वो पूरे चैप्टर की समरी है। तो मॉक इस वजह से बेस्ट होता है। अगर आपके गारंटेड है, पिछली बार कट ऑफ 231 गई थी जनरल की, अगर आपके 250 नंबर मान के चलिए, इस बार बच्चा कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है, 250 से लेके 300 के बीच में स्कोर आ रहा है, मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप इसी बार गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं तो टारगेट रखिए 300 का। लेकिन धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाइए, एकदम से टारगेट नहीं बढ़ता है। तो अभी आपका टारगेट 250 होना चाहिए, इतना आना चाहिए किसी भी कीमत पर 100%। अगर आ रहा है तो बहुत ही परफेक्ट है। दूसरा बात करते हैं सर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये 2 महीने 72 डेज आपके लिए सब कुछ है। याद रखिए लास्ट के दिन में इन 2 महीनों में पढ़ने का मतलब है आपने पिछले 10 महीने की जो मौज मस्ती करी है वो सारी कवर हो जाएगी। 12 से 13 घंटे निकालिए डेली। आप कहीं से बिलोंग करते हो, विलेज से आते हो, सिटी से आते हो, डजंट मैटर आप कितनी मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपको 12 से 13 घंटे निकालने ही हैं और रिवीजन 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 करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस चीज को समझना ध्यान से। नंबर 1, आपके पास कंप्लीट, इस चीज को समझ लो जो मैं बोल रहा हूं, आपके पास कंप्लीट स्टडी प्लान होना चाहिए। आपके पास 15 दिसंबर से लेके और आपके पास 1 मार्च तक का आपके पास किस तरह से स्टडी प्लान होना चाहिए। पहला स्टडी प्लान में क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले कि कब तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, खाली क्वांट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का। अगर आप फरवरी के लास्ट तक भी बच्चा अपना सिलेबस ही कंप्लीट करोगे तो पढ़ोगे कब, अरे रिवाइज कब करोगे। जीएस जैसा सब्जेक्ट कंप्लीटली रिवीजन पे बेस है, आप कब रिवाइज करोगे। सबसे पहले पूरी डेट लिखो कब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, चाहे कितना भी पढ़ो, इतना पढ़ो या ज्यादा पढ़ो सिलेबस। दूसरा पॉइंट, आपके पास स्टडी प्लान पूरा होना चाहिए कि मैं अगला कब तक दोबारा से रिवाइज करने बैठूंगा। जैसे मान लेते हैं 10 जनवरी तक मैं सिलेबस करूंगा, तो 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी से मैं रिवीजन करूंगा 20 जनवरी तक। कंप्लीट स्टडी प्लान लिखा होना चाहिए। दूसरा, डेली 2 से 3 घंटे आपको मॉक टेस्ट को देने हैं, डेली मॉक टेस्ट को इतना टाइम देना है। चौथा, ईच सब्जेक्ट को टाइम देना है, कोई भी सब्जेक्ट बचे ना, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। रीजनिंग को भी टाइम देना है, जीएस को भी टाइम देना है, इंग्लिश को भी टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। 5वां पॉइंट, काफी चीजें जो रटने वाली चीजें हैं, प्योर जीएस कंप्लीट रट्टा बेस है, आप उसको रट्टा बेस बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश रटने वाली है, चल सकती है। कंप्यूटर प्योर आप आराम से कर सकते हैं, जीके करंट कर सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अपने आप धीरे धीरे इस समय टाइम, आप मानते हैं इस समय जो माइंड है उसकी, देखो याद रखना आपके माइंड की एफिशिएंसी इस समय बढ़ेगी और तब ज्यादा बढ़ेगी जब लिमिट देखोगे। आप देखोगे 11 मार्च है, बहुत टाइम है, नहीं 11 मार्च नहीं है, 11 मार्च से पहले सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, रिवीजन भी तो करना है। खाली मुझे ऐसे तो है नहीं कि मैं एक बार पढ़ के गया हो गया, यस और नॉट। तो अगर आप इतना रिवाइज करते हैं, इतनी चीज फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं बच्चा 100% आपका क्वांट सेक्शन में स्कोर बहुत अच्छा आने वाला। दूसरी बात मैं आपको करने वाला हूं इन शॉर्ट वीडियो में, जीके और जीएस और करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर की वीडियो की। जीके जीएस और करंट अफेयर बारे में हमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, बहुत ध्यान समझना इस चीज को। सबसे पहले जीके जीएस का हम सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है जीके जीएस का, क्या क्या है पूरे जीके जीएस का सिलेबस बता रहा हूं बच्चा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक ऑथर, आर्ट, और ये लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटिक्स, कल्चर, ज्योग्राफी, ट्रेड, अवेयरनेस। अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। मैंने आपके लिए एक स्पेशल वैरायटी डिवाइड कर रखी है। देखो जीके के लिए कैसे कर रखा है। नंबर 1 समझना, हमने जीके को सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 करंट अफेयर, ये आपको पास नोट्स होने चाहिए। अब इतना टाइम नहीं है कि आप इसको देखो। वैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई स्मार्ट बच्चा तैयारी कर रहा है पहले से, तो उसके पास ये रिटेन में होने चाहिए।
नहीं है तो कम से कम नोट्स होने चाहिए। करंट अफेयर में कहां से क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं, बुक, फेमस जो भी बुक होती है उससे क्वेश्चन बनता है। जो फेमस अवार्ड है, चाहे वो आपका टीवी या फिल्मों के एरिया में हो, चाहे साइंस के एरिया हो, जो फेमस अवार्ड है उससे क्वेश्चन बनते हैं। जिस वीडियो को भी देख रहे हो यूट्यूब में सेव करके रखो। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और पता ही नहीं कहां से देखा, हर डेटा के, मान लो वीडियो अवार्ड वाली वीडियो मैंने विजेंद्र सर की देखी और उस वीडियो को मोबाइल में सेव करके रखो। आजकल YouTube में डाउनलोड का ऑप्शन है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मोबाइल के अंदर फोल्डर बनाइए, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ा लिखो, बार बार वहीं से पढ़ना है। अगली बार ये नहीं कि कोई और वीडियो देख ली, इससे पूरा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, गेम, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा चैप्टर, कौन सा गेम फेमस है, कौन सा गेम से हमें अवार्ड मिल रहा है, जो गेम न्यूज में है करंट में। अभी लेटेस्ट सीएम बनाए गए हैं 3 राज्यों के, गवर्नर चेंज होते हैं, हर 6 महीने में गवर्नर चेंज होते हैं। बच्चा, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, मीटिंग कितनी हो रही है, G20 वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट डे पे क्वेश्चन आता है, हेड क्वार्टर पे क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड की करंट अफेयर पे, लीगल पे फोकस रखिए, जहां लीगल का करंट अफेयर आता है वहां फोकस रखिए। ये आपको विजेंद्र सर की वीडियो से मिल जाएगा, और भी वीडियो जो आपको बेस्ट लगती है बच्चा उनको देखिए। करंट अफेयर अगर आपका ऐसा डिवाइड नहीं होगा, तो बहुत जरूरी है ऐसे डिवाइड होना, क्योंकि ये सीएम वगैरह, गवर्नर वगैरह चेंज होते रहते हैं। आप इनको अगर लगातार अपडेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। एक बात ध्यान रखना, पढ़ना सबसे आसान है जीएस, जीके, सीए, करंट अफेयर। स्कोर करना सबसे टफ है इस सेक्शन में, कि दिखता बड़ा आसान है, स्कोर बहुत टेढ़ा पॉइंट है, क्योंकि बुक दिखने में आसान लग रही है, लेकिन बुक के बारे में कितना डेप्थ पूछा जा सकता है आप भी उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब मैं बात करता हूं स्टैटिक्स। पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी स्टैटिक्स, इंडिया का फर्स्ट। आप इसके लिए लूसेंट ले सकते हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है, अगर कोई स्मार्ट बच्चे की बात करूं, अगर मैं टॉपर्स बच्चे की बात करूं, तो वो पहले से अभी तक उसने इसका 90% या 100% कंप्लीट कर लिया होगा। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बच्चे की बात कर रहा हूं, टॉपर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर नहीं है तो अभी भी उठाइए और अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइए। आपको इतना सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन भले ही 6 आए, लेकिन कहां से क्या है कोई कुछ नहीं जानता। तो अगर डांस के बारे में पूछा गया है पिछली बार भी, फोक डांस और क्लासिकल आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिक पोर्शन है। इंडिया में फर्स्ट कौन आया है, माउंट पे कौन गया, अलग भारत रत्न किसको मिला, पिछली बार भी पूछा गया था, क्वेश्चन बनते हैं। आर्ट्स और कल्चर पे क्वेश्चन बनते हैं, कैपिटल पे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ल्ड की, इंडिया की, और फेमस पर्सन पे क्वेश्चन बनते हैं। ये कहलाता है आपका स्टैटिक वाला पोर्शन, जो स्टैटिक है। दूसरा, एक्चुअल में जो सिलेबस में लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है, पॉलिटी लिखा है, इको लिखा है, और सबसे बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चन आया है, डिसीज से पिछली बार क्वेश्चन आया है, डिजीज से, और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है। कोई अलग कंपाउंड भी पूछा गया था, नाम पूछा गया था। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, वैसे देखा जाए अगर कोई टॉपर्स है तो वो इसको स्टार्टिंग से कवर कर रहा होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं लूसेंट से आप एकदम से कवर कर लेंगे? इतना इजी टास्क नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो बच्चा करना करिए, ट्राई करिए। आपको कम से कम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे अंदर क्लिक करिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको आपको लूसेंट से कवर करनी है। और अगर आप पहले से ही कोई और बुक जो बेस्ट है आपके लिए कर रहे हैं तो फिर बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आपको कवर होना चाहिए। भले ही इस पूरे पोर्शन से क्वेश्चन कितने भी आए, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जीएस, जीके से कम आए थे, हो सकता है इस बार ज्यादा आ जाए बच्चा, तो इस चीज का आपको फोकस करना होगा। तो इतना कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं। और रिवीजन और करंट अफेयर आपको लास्ट की कम से कम 9 से 10 महीने की करंट अफेयर को लेके चलना है। करंट अफेयर आपको 9 से 10 महीने की होनी चाहिए। हर करंट अफेयर की जो वीडियो देखो मोबाइल में सेव रखिए, रिवीजन के क्रम में 2x की स्पीड से देखिए। जितना ज्यादा सुनेंगे करंट अफेयर उतना याद रहता है बच्चा, ये चीजें याद रहती हैं सुनने से ज्यादा। ठीक है, आई थिंक ये सब समझ गए होंगे। तो यहां हम 2 चीज को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्वांट को भी डिस्कस कर चुके हैं, जीए, जीके, जीएस, और इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पोर्शन बात कर रहे हैं करंट अफेयर का, मैं डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर बच्चा, मैं कंप्यूटर बोलूंगा, आप सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, आपको कंप्यूटर की बताना आई थिंक मतलब बहुत ही वैसी बात होगी, प्योर रट्टा है, थोड़ा बहुत समझ के चलना है, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अपना टॉपिक उठाइए, कोई भी लूसेंट वाली बुक भी ले सकते हैं, या आप अच्छे से पहले कोई पेड बैच या फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, टॉपिक उठाओ, सीधा सीधा आप पुराने क्वेश्चन उसी टॉपिक में मार्केट में मिल जाएंगे,
कोई भी वो नहीं है। अब एमएस वर्ड से कितने क्वेश्चन बनते हैं, एमएस वर्ड की शॉर्ट ट्रिक क्या है, एम पावर पॉइंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेल से कितने क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर आपके शॉर्टकट से और कंप्यूटर की जनरेशन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा बेसिक्स है। आप अगर इसको सोच रहे हैं, आप मुझे देखो, सब कुछ ध्यान रखिए, कंपटीशन में सबसे ज्यादा आती है आपकी प्लानिंग, आप किस तरह से पूरा प्लान बनाते हैं और प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो और ये आप सब आपके अंडर में। मुझे कोई भी मार्केट से जो बेस्ट बुक लग रही है या लूसेंट उठा लीजिए, ज्यादा मोटी मत लेना कि उसको पढ़ ही ना पाओ, उतना लेना जितना कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 टॉपिक हैं, 18-19, तो 18-19 टॉपिक मुश्किल से 7 दिन के अंदर इसको निपटाओ। 7 दिन से ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। आपकी अगर डेली के 15 से 16 घंटे निकालेंगे तब ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, फ्री के नंबर है। पिछली बार इससे 9 क्वेश्चन आए थे, 9 4 जा 36 होते हैं, 36 नंबर है बच्चा, 36 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे बात करना चाह रहे हैं बच्चा रीजनिंग वाले पोर्शन के। देखिए 2 पोर्शन जो आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, जिनको आप, अब देखो कंप्यूटर तो आप 7 दिन में कर सकते हो, लास्ट के 7 दिन में भी आप कंप्यूटर कर सकते हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं, टॉपर से मैं समझता हूं, लेकिन रीजनिंग टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस को 2 तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रैक्टिस, सर मुझे कम से कम कंसेप्ट तो पता हो, सारे कंसेप्ट। रीजनिंग में बहुत से टॉपिक ऐसे जिसमें, अब जैसे मिरर इमेज है, उसमें इतना कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। इमेज, अब जैसे काउंटिंग फिगर है उसमें जरूरत पड़ती है, सर इसमें थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग है, वहां जरूरत पड़ती है। तो कंसेप्ट वाले चैप्टर की पता हो, आप थोड़ा सा डीपीपी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने डीपीपी कम करी है, मॉक में वो कवर हो जाएगा। अगर आप डीपीपी कम करते हो तो मैं दावे के साथ बता रहा हूं, टाइम कम है लेकिन डीपीपी करो तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है सबसे बेस्ट है, लेकिन आप डीपीपी कम भी करते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, कम से कम कैलेंडर के, स्टॉप वॉच के कैलेंडर। तो ये आपके टॉपिक है। नंबर सीरीज से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और बच्चा ये 12 से 16 नंबर का फ्री का चैप्टर है। नंबर सीरीज फ्री का चैप्टर, तो नंबर सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। आप इसको क्वांट में भी बोल सकते हैं, रीजनिंग में भी बोल सकते हैं। ब्लड रिलेशन, अब इनके कंसेप्ट तो देखो पता होना चाहिए। आप हनी सर की वीडियो को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं लास्ट में बता दूं बच्चा, पेड बैच है हमारे चैनल, पेड बैच में भी एनरोल करके आप इसको कर सकते हैं। टाइम की बहुत शॉर्टेज है और उसमें स्पीड से पढ़ना होगा या फिर रिकॉर्डेड वीडियो स्पीड से देखनी होगी। कोडिंग डिकोडिंग आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस, बच्चा इतना ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट वगैरह नहीं कर सकते। क्लासें तो चाहिए आपको, बिना क्लासों के कम टाइम में टाइम लगेगा। तो कम से कम लास्ट टाइम में आप केवल इनके प्रैक्टिस भी करें, पढ़ भी लें तो भी चल जाएगा। ठीक है बच्चा, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और जो कि है हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन। और इंग्लिश पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। इंग्लिश पोर्शन की मैं बात करें, अब देखो इंग्लिश पे आओ। सबसे पहले नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्योर रटना। अब इसमें क्या आपको टीचर फैकल्टी घर पर आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बताएगा? बच्चा प्योर आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा आप पहले से पढ़ रहे हैं, स्मार्ट हैं, टॉपर्स हैं, तो आप उसकी शॉर्ट ट्रिक बना चुके होंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, आपका इडियम फ्रेजेस, एक क्वेश्चन प्योर रटना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्योर रटना। आपके पास रीडिंग कॉम्प्रेंस, ये पहला रीडिंग ये आपको आना चाहिए, प्योर प्रैक्टिस है। एक्टिव पैसिव रूल पढ़िए, प्रीपोजिशन टेंस रूल पढ़िए, समझिए इन स्टेटमेंट को सही करना, करेक्ट स्टेटमेंट, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव बेस, टेंस बेस। और ये जंबल सेंटेंस वाले ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत आराम से कर सकते हैं बच्चा। 100% जो टॉपिक रटने वाले हैं, आई थिंक आप उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आ गए तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है बच्चा, आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टडी कैसे प्रायोरिटी दे। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी करना, लेकिन मॉक टेस्ट से पहले आपको रिवीजन, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और मॉक टेस्ट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन की है, ध्यान रखना इस चीज को। नंबर 1, ठीक है बच्चा। बात करते हैं दूसरा, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट मस्ट है, मॉक टेस्ट मस्ट है, मॉक टेस्ट मस्ट है। चलिए बात करते हैं, और दूसरा बात करते हैं सर स्टडी आवर्स अपने 10 से 13 घंटे आराम से, 10 से 15 14 जितने जल्दी निकाल सके आप, जितना निकालिए उतना आपका बेनिफिट है बच्चा, उतना सिलेबस जल्दी स्पीड से कवर होगा। टाइम मैनेजमेंट आपके सामने है, अपना डेली का प्लान करिए, थोड़ा ब्रेक देके पढ़िए। कंटिन्यू 10-15 घंटे बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रॉपर सोइए, डाइट बहुत अच्छी रखिए, थोड़ा सा योगा करिए, योगा रहेगा, थोड़ा सा सुबह सुबह घूमिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए,
यूट्यूब मॉक टेस्ट ये सब वगैरह पर कम ध्यान दीजिए। ऐप ऐसे लगा के रखिए ताकि आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐप आपको बता दे, जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है बच्चा, तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन ध्यान देंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सीधा मैं आपको बता दूं बच्चा कि अगर आप चाहते हैं किस तरह से हो, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है और क्या कोई लास्ट में सबसे पहले कमेंट मुझे सबसे लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होने वाली है। सीयूटी पीजी लॉ के लिए कौन सा कॉलेज आपके फर्स्ट प्रेफरेंस होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चा, हमारे यहाँ महापैक सीयूटी पीजी का और एमएससीटी दोनों का महापैक जो है आ चुका है। आप महापैक में Y696 कोड लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। सर महापैक में क्या प्रॉफिट होगा, आइए महापैक में सबसे प्रॉफिट ये होगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासें होंगी, दूसरा डाउट क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होगा, स्टडी नोट्स होगा, प्रॉपर गाइडेंस होगा और कोर्स की फीस बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई। ठीक है, तो महापैक बहुत ही जरूरी है। कोई बच्चा कहता है सर मैं महापैक नहीं रख सकता, तो बच्चा आप पीजी का निश्चय 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो भी 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है। कोड लगाना है Y696 और या फिर आप मॉक टेस्ट देंगे सीयूटी पीजी के तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक के लिए कोड है बच्चा S696। चलिए, और ये हमारी कॉम्बो वाली बुक है। चलिए मैं बता दूं किस तरह से आपको करना है उसमें एनरोल। नंबर 1 सबसे पहले आना है अड्डा 247 पे, सबसे पहले साइट पर आना है और ऑल कोर्सेज सीयूटी और आपको आना है लॉ एंट्रेंस। अब जैसे ही आएंगे सीयूटी लॉजी वाले पोर्शन में महापैक ये रहा निश्चय है। अगर आप निश्चय बैच में आना चाहते हैं बच्चा, निश्चय बैच में 140 ई बुक्स मिल रही हैं, 80 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, पूरा डेटा है। यहाँ स्टडी प्लान देख सकते हैं, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाया जाएगा, पूरा स्टडी प्लान मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और सीधा बाय नाउ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे Y, मैं कोड लगा रहा हूँ Y696 अप्लाई करेंगे, केवल 7360 में मिल जाएगा निश्चय 18 दिसंबर जो स्टार्ट हो रहा है। महापैक के लिए क्या करना है बच्चा, महापैक के लिए आना है सीधा महापैक में 155 ई बुक, 100 टेस्ट सीरीज है बच्चा। आप देख रहे हैं 500 प्लस घंटे का है। महापैक में क्या होता है, बैच खत्म होने के बाद भी वो चलता रहता है। अगर आपका एमएससीटी का एग्जाम है तो वहां भी वो चलता रहेगा। Y696 जैसे अप्लाई करेंगे 11,500। ओके बच्चा, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत जल्दी और वीडियो में मिलते रहेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।